नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है बिहार एट 9 का। आज हमारे इस खास एपिसोड में हमारी खास मेहमान है दिव्या गौतम। मेरे ख्याल से पिछले कई दिनों से दिव्या गौतम से कई लोग रूबरू हुए हैं। मुझे इनका बहुत बड़ा परिचय देने की जरूरत भी नहीं। और दिव्या एक समाजशास्त्री है, सामाजिक कार्य से जुड़ी रही हैं, रिसर्चर भी हैं और दिव्या ने थिएटर भी किया है, रंगकर्मी भी रही हैं। तो दिव्या का बहुत सारा परिचय है, इस पे हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस विशेष एपिसोड में हम बातचीत करेंगे दिव्या ने जो बिहार लोक सेवा आयोग में अपना परचम लहराया है और उस परचम के बूते उन्होंने अपना एक नाम, खास नाम और एक खास मुकाम हासिल किया है। और उस मुकाम की चर्चा बिहार के मद्देनजर, बिहार की छात्राओं के मद्देनजर और आने वाले जो युवक हमें देख पा रहे हैं, जो छात्र हमें देख पा रहे हैं, उनके लिए खास संदेश के मद्देनजर आज हम चर्चा करेंगे दिव्या गौतम से। और दिव्या गौतम को मैं बताते चलूं खास नाम इसलिए कि ये दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी रही हैं। उनकी बहन है, रिश्ते में मेरी बहन है वो। और इस लिहाज से भी दिव्या हमारे लिए खास हो जाती है, लेकिन खास इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में मेरे ख्याल से दर्ज किया है। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे कि दिव्या ने ये फतह कैसे हासिल की। तो जैसा कि हम कई बार करते रहे अपने एपिसोड में, अपने इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दिव्या। चर्चा की शुरुआत से पहले दिव्या के लिए कुछ शब्द जो हर बार हम करते हैं। तो दिव्या की सफलता को समर्पित कुछ शब्द। तो हाजिर है दिव्या आपके लिए कि अर्ध सत्य तुम, अर्ध स्वप्न तुम, अर्ध सत्य तुम, अर्ध स्वप्न तुम, अर्ध निराशा आशा, अर्ध अजित जित, अर्ध तृप्ति तुम, अर्ध अतृप्त पिपासा, आधी काया आग तुम्हारी, आधी काया पानी, आधी हो अर्धांगिनी तुम जीवन की आधी परिभाषा। तो दिव्या ने ये कैद कर दिखाया है। वो सिर्फ आधी परिभाषा नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस तरह से सफलता के झंडे गाड़े हैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, न सिर्फ रंग के क्षेत्र में, रंगकर्मी के तौर पे, शिक्षा के क्षेत्र में वो अभी मौजूदा वक्त में पढ़ाती भी रही है, पटना विमेंस कॉलेज से जुड़ी है। और इन्होंने समाजशास्त्र में भी पीएचडी, मेरे ख्याल से इनका शोध चल रहा है अभी। तो दिव्या तमाम अनेक जीवन की विविध कलाओं से और रंगों से जुड़ी रही हूँ। मैं मानती हूँ शिक्षा भी एक कला है। तो दिव्या का इतना व्यापक स्वरूप है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सवाल शुरुआत इससे कि छोटी सी चीज की, जब कहते हैं कि रोटी से चलता हुआ आदमी जब रोटी से सपनों तक के ठहरने का वाले सफर में इंसान कई बार निराशाओं से दो चार होता है, कई बार वो कुंठा से ग्रसित होता है, कई बार वो हताश, निराश और परेशान होता है। लेकिन बहुत कम ऐसा हो पाता है कि वो अपनी निराशा से, कुंठा से और अपनी इस भीतर की लड़ाई से जीत पाता है और खुद को सफर में एक नायक सिद्ध कर पाता है। तो आत्मविश्वास से अगर व्यक्ति भरा हो तो कहते हैं कि व्यक्ति अपने अपने सपनों तक पहुंचने में अपने पीछे एक पूरी परंपरा की लकीर छोड़ता हुआ जाता है। और वो लकीर हताशा से बाहर निकलने की एक सबक है हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए। और आंसुओं से नहाकर जब मजबूत होने लगता है वो व्यक्ति, जब अपने संघर्षों की आग में तपता है, तो विश्वास की चौखट पे पहुंचने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। इसलिए कहते हैं कि वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, वक्त से सीखा जाता है। तो दिव्या ने भी यही वही कर दिखाया है। इन्होंने वक्त से जीता है और वक्त को जीत कर दिखाया है। तो आज के एपिसोड में इसी की चर्चा, और हम इसकी चर्चा करेंगे कि दिव्या ने कैसे वक्त के साथ लड़ाई लड़ी और कैसे अपने मादे से और जज्बे के साथ अपनी उस सफर को पूरा किया। तो स्वागत है दिव्या एक बार फिर हमारे बिहार एट 9 में, जहां हम चर्चा करते हैं तमाम ऐसे लोगों से जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में कुछ खास मुकाम हासिल किया हो और अपने लिए एक नई लकीर और एक नई मिसाल पैदा किया हो। तो दिव्या, शुरुआत से पहले थोड़ा अपने बारे में बताएं, कैसे ये सफर शुरू हुआ और कहाँ से हुआ। जी, मैं कहाँ से बात करूँ? मैं सबसे पहले मैं अपने ग्रेजुएशन समय से बात करूँगी, क्योंकि उसी समय से मेरे समझ में, मेरे अंडरस्टैंडिंग में सोशल इश्यूज को लेकर के जो समझदारी बनी, वो जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी पटना यूनिवर्सिटी से, पटना कॉलेज से, तो उस समय से मैं रंगकर्मी थी, मैं थिएटर करती थी और छात्र राजनीति में भी मैं एक्टिव रही उस समय। तो जो व्यापक जो सामाजिक अंडरस्टैंडिंग होती है, वो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ग्रेजुएशन के समय से, जब मैं महाभोज किया, मैंने मन्नू भंडारी का जो महाभोज है उसमें मैंने रोल प्ले किया। तो उसी दरमियान मुझे अलग अलग लिटरेचर को पढ़ने का अवसर मिला। मैंने फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ा। तो अलग अलग लिटरेचर्स पढ़ने के साथ साथ मैंने मार्क्सिस्ट लिटरेचर्स पढ़ा, और साथ में मैं प्रैक्टिस में भी रहती थी, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के माध्यम से हो। तो वहाँ से मेरी शुरुआत, पब्लिक लाइफ की जब आप शुरुआत कहेंगे, तो 2011 से, जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, तभी से मेरी शुरुआत हुई।
और मैं ग्रेजुएशन करने के बाद मैं मास्टर्स की टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हैदराबाद से, वहाँ जाकर के मैंने वुमेन स्टडीज में मैंने मास्टर्स किया, क्योंकि उससे पहले 2012 में जो निर्भया की का केस जो आता है उसका असर मेरे मेरा जी बहुत सुर्खियों में रहा, और उसको लेकर के जो प्रोटेस्ट हुए, मूवमेंट्स हुए, उसका असर मेरी समझदारी जो थी जेंडर को लेकर के, और लोग किस तरह से महिलाओं को देखते हैं, वो ब्लैटेंटली मतलब खुले तौर से मुझे समझ में आया। तो ये वक्त था जब मुझे लगा कि मुझे मास कम्युनिकेशंस के साथ साथ अगर मुझे जेंडर की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो मेरा टाटा इंस्टीट्यूट में होने के बाद मेरी माताजी ने बोला कि आप पढ़ाई करने के लिए जाइए, और पॉलिटिक्स आप जब तक छात्र जीवन में थी, यहाँ पे ग्रेजुएशन की, तब तक आपने एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट किया, अब आपका काम है कि आप हायर एजुकेशन प्राप्त करें। तो मैं वहाँ गई। उसके बाद मैं सोशल सेक्टर में काम किया। मैंने झारखंड में खूंटी जिले में मैं एज अ यंग प्रोफेशनल, जो कम्युनिकेशन प्रोफेशनल है, मैं खूंटी में काम की डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ। उसी दरमियान मेरी माताजी का देहांत हो जाता है 2017 में, और मुझे वापस अपने जॉब को छोड़ करके मुझे अपने परिवार को लेकर के थोड़ा उसमें ध्यान देने की ज़रूरत हुई। तो मैं फिर वापस वहाँ से आई, और मैंने टीचिंग शुरू किया पटना यूनिवर्सिटी में, और साथ में जो भी मुझे काम मिलता रहा मैं उसको करती रही, और अभी मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पटना वुमेन्स कॉलेज में काम कर रही हूँ। और मुझे जो बीपीएससी का जो सपना, जो आप बोलेंगे बीपीएससी के बारे में आपने चर्चा की, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये मेरा कभी सपना नहीं था कि मैं ऑफिसर बनूं, और ये सपना मेरे मन में तो नहीं था, लेकिन मेरी माता जी बनना चाहती थी। तो मुझे लगा कि जब उनका देहांत हुआ, तो उससे पहले भी मुझे कह गई थी कि आप आग जो है आप खुद मुझे देंगी। तो एक बहुत बड़ी एक पितृसत्तात्मक समाज में किसी माता का ऐसा कहना कि आप आग देंगी हमें, तो वो भी मेरे लिए एक मुझे उसी समय लगा कि जो भी थोड़ी बहुत सपने उसके थे, जो उसने पूरा वो मेरे चाइल्ड केयर और हमें केयर देने की वजह से वो जो नहीं कर पाई, वो मुझे लगता है कि अगर अगर मेरे काम के साथ साथ मुझे हो सकता है, तो मैंने कोशिश की इसके लिए। बहुत बढ़िया। आपने बहुत सही बात कही कि आपने जिस तरह का एक दृढ़ निर्णय लिया कि आपको स्थापित सत्ता के प्रति चुनौती देनी है, क्योंकि मुखाग्नि देने की बात आपने कही, संस्कार जो हमारा एक सिस्टम है, हिंदुत्व की बात करें, सनातन की बात करें, तो वो बहुत गहरे तक है, उसकी जड़ें गहरी हैं और उसे बदल पाना इतना आसान नहीं। खैर, मैं बहुत देर से सोच रही थी कि आप सामाजिक कार्य की छात्रा रही हैं, चूंकि मैं भी रही हूँ, डीएसएसडब्ल्यू से जुड़ी रही हूँ, एंड मेरा भी वहां से जुड़ाव रहा है। इस लिहाज से मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं वो समन्वय आपसे महसूस कर रही हूँ। एक छात्रा के तौर पे हमारे यहाँ पठन पाठन की जो परंपरा रही है, जिस बिहार की भूमि की हम बात करते हैं, अधिकतर और प्राय लोगों का ये संज्ञान होता है या केंद्र इस तरह की चीजें कही जाती हैं कि जब आप पढ़ें या पठन पाठन से जुड़े हो, तो आप एक निष्ठ भाव से पढ़ें। आप जिस दिशा की ओर, जिस लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं, सिर्फ उस पर अपना फोकस रखें और उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। लेकिन मैं देख पा रही हूँ दिव्या के चरित्र में बहुत सारा वेरिएशन है। दिव्या एक तरफ रंगकर्मी भी है, उन्होंने मंच पे नाटक भी खेला है, दिव्या ने रिसर्च भी किया, वो शोध भी कर रही है, और सामाजिक कार्य की छात्रा भी रही है। मतलब तमाम तरह के जो एक रंग है, जीवन के विविध आयाम है, वो आपके व्यक्तित्व में भरे हैं। तो इन तमाम रंगों से मेरा सवाल है कि क्या इन तमाम रंगों ने कहीं ना कहीं आपकी चेतना में उस तरह से चेतना के भीतर उतर कर कहीं ना कहीं आपको ये प्रेरित किया कि नहीं, मुझे अब एक अधिकारी बनना है और अब मुझे एक उस तबके से जुड़ना है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है। तो ये समाज, मैं इसको जोड़ना चाहूंगी, जो सामाजिक कार्य आपने किया, बेसिकली एज अ यंग सोशल प्रोफेशनल्स के तौर पे आपने कई जगहों पे काम भी किया है, देश में काम किया है और सुदूर क्षेत्रों में भी काम किया है। मेरे ख्याल से जैसा आप बता रही थी, आदिवासी इलाकों में काम किया है, वहां आपने जनजातियों की समस्याओं को भी देखा होगा। मेरा मानना है कि क्या वो संवेदना कहीं ना कहीं आपके भीतर ग्राह्य रूप में आई, एक सोशल वर्कर के तौर पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे, उस भाव को अपने भीतर आपने कहीं ना कहीं समाहित किया और तब जाके आपको लगा कि नहीं, मुझे अधिकारी बनना है और कनेक्ट करना है, आई हैव टू कनेक्ट विद द पीपल हु आर स्टैंडिंग एट द लास्ट। तो क्या मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस उस संवेदना ने कहीं आपको छुआ क्या, जो समाज कार्य ने आपको दिया? जी, मैं आपसे पहले भी कही कि मेरी जो पढ़ाई है, मैंने जो पढ़ाई की और मैंने जो दुनिया देखा, अब तक जो मैंने दुनिया देखा अपने घर के अलावा, तो वो उसका इम्पैक्ट जो है मेरे लाइफ पे था।
और मुझे लगा कि जिस तरह से पॉलिटिक्स, जिस तरह से टीचिंग जो मैं अभी कर रही हूँ, वो भी एक समाज को देने का एक तरीका है। मैंने आज तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया अपने लाइफ में जो वो बस मुझ तक सीमित हो, मुझ तक सीमित हो, बस मेरे इंडिपेंडेंस तक सीमित हो, मेरे पैसे कमाने तक सीमित हो। मैं मानती हूँ कि महिलाओं को पैसे कमाना, अपने पैर पे खड़े होना बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगा कि इसके साथ साथ समाज का जो इम्पैक्ट है, आपने बहुत सही कहा प्रिया जी, कि जो जो आप देखते हैं, जिस जिस तबके के लोगों के साथ आप काम करते हैं, उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ पे जरूरी होता है। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि जब भी मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, मुझे इस सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि ये भी एक तरीका है जिससे समाज के बीच काम किया जा सकता है, और इसलिए मैंने ये फैसला लिया। बिल्कुल, सवाल ये भी दिव्या कि जीवन के तमाम रंग आपने जिए हैं, कई अनछुए पहलुओं को देखा है आपने। मेरा सवाल वही है कि एकनिष्ठ हुए बिना भी आपने इतनी बड़ी सफलता अर्जित की। मेरे छात्र नीचे जो बहुत सारे कमेंट भेज रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं हमारे युवा, वो लगातार ये पूछ रहे हैं आपसे कि भाई हम कॉन्सेंट्रेट कैसे करें। दिव्या ने तो इतनी सारी चीजें करी है, वेरिएशन है उनकी लाइफ में, बावजूद इसके उनको इतनी बड़ी सफलता अर्जित हुई, कैसे, क्या रहस्य है? देखिए, हर किसी के जिंदगी में अलग अलग रोल्स होते हैं। जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि हर ना, जो सोशियोलॉजी के नहीं भी होंगे, जो अपने लाइफ में आप कभी बहन का रोल अदा करते हैं, कभी आप अपनी वाइफ का रोल अदा करते हैं, कभी किसी की बेटी का रोल अदा करते हैं, कभी आप अपने बारे में, अपने करियर के बारे में एज ए इंडिविजुअल सोचते हैं, कभी सिटीजन के रूप। तो आपके विभिन्न आयाम हैं। मुझे ऐसा लगता है, मे बी आप डिफर कर सकते हैं इससे, कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो तो उस समय आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। बहुत समय हम लोग फिक्स हो जाते हैं चीजों को लेकर के कि मैं उसी पे आना चाह रही थी, राइट। हमारे एक सेट क्राइटेरिया, एक पैटर्न है, उसी ढर्रे पे आपको चलना है। तो मैं वही चाह रही थी, क्या विविधताएं होनी चाहिए छात्रों के जीवन में, छात्रों के करियर को लेकर प्रयोग होने चाहिए। जी, मैं जब अपने क्लास में जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि जितना आप क्लास के अंदर आप मुझसे सीख रहे हैं, उससे ज्यादा आप क्लास के बाहर सीख सकते हैं। जो हमारे अलग अलग लोग हैं, उनसे मिलिए, उनसे बातचीत कीजिए, तो वो ज्यादा आपकी समझदारी बढ़ेगी। मैंने ऐसा ही किया। मैं जितना क्लास में मैंने सीखा, जितना देर तक मैं क्लास में रहती थी, उतना क्लास से बाहर मैंने सीखा है। तो मुझे लगता है कि जिंदगी में अगर आप ग्रेजुएशन के टाइम में स्टिक ना हो जाइए, आपके ऊपर बहुत सारे सोशल प्रेशर होंगे। अभी आप दिव्या को देख करके कई पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि बीपीएससी कीजिए, सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करिए, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए। पहले सबसे पहले आप एक्सप्लोर करिए। आपको लगता है कि आपको सिविल सर्वेंट बनना चाहिए तो आप जरूर बनिए, लेकिन ये प्रेशर, जो सामाजिक प्रेशर है ना सिविल सर्विसेज को लेकर के, जो दबाव ना हो, दबाव में मत आइए। अगर आपका इंटरेस्ट लगता है, और अपने आप को ग्रेजुएशन के टाइम में एक्सप्लोर करिए, थिएटर करिए, जो भी चीजें आपकी इच्छा है उसको करिए, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिसमें आप खुश रहें, जिसमें आपको लगे कि आपने समाज को या अपने आप को 100% आपने दिया है, वही काम करें। बिल्कुल ठीक कहा आपने दिव्या। तो मुझे लगता है आप, हमारे छात्र और युवा जो आपको सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं और बने हुए हैं, उन तक ये संदेश पहुंच गया होगा कि हम दबाव में अपना करियर ना चुने, बल्कि स्वच्छंदता से, अपनी रुचि के हिसाब से, और जिसमें आपको लगे कि आप पहुंच सकते हैं उस लक्ष्य तक। अल्टीमेटली सबका उद्देश्य यही है कि आप समाज को दे क्या रहे हैं, आप रिटर्न बैक क्या कर रहे हैं। तो इस मंशा के साथ आप आगे बढ़े, करियर कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, पहुंचा जा सकता है अपने लक्ष्य तक। खैर दिव्या, अब आप चूंकि प्रशासनिक सेवा अधिकारी होने जा रही हैं, और समाज को आपसे बहुत सारी उम्मीदें होंगी, आशाएं भी होंगी, निश्चित तौर पे होनी भी चाहिए। एक छोटा सा सवाल मेरे मन में अक्सर ये रहता है, और मैंने तमाम मंचों पे और फोरम पे ये सवाल रखा भी है, कि अक्सर हम जिस सत्यनिष्ठा की बात करते हैं, जिस हम कर्तव्य निष्ठा की बात करते हैं, अक्सर वो पढ़ाया हुआ, वो पाठ, वो शपथ, वो पन्ना कोरा रह जाता है। बावजूद इसके कि हम पूरी तत्परता के साथ, पूरी संलग्नता के साथ और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ ये शपथ लेते हैं कि जिस समाज से हम जुड़ने जा रहे हैं, जिस समाज को हम देने जा रहे हैं, उसके अंतिम पंक्ति तक खड़े व्यक्ति तक हम पहुंच पाए, हमारे रिसोर्स पहुंच पाए, हमारे संसाधन पहुंच पाए। तो क्या दिव्या वहां खड़ी उतरेगी? ये सीधा सवाल और तीखा भी। जी, देखिए, जो भी इंसान से ये सवाल किया जाता है, किसी भी इंसान से ये अगर सवाल किया जा सकता है, तो उसके
पहले का भी उनका जो रिकॉर्ड रहा है उसको भी देखना चाहिए कि वो अपने पर्सनल लाइफ में कितने इंटैक्ट हैं, अपने अपने सोच को लेकर के, अपनी समझदारी को लेकर के, अपने अपने लाइफ को लेकर के। ऑब्वियसली अगर आप अपने लाइफ में अगर ईमानदार हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि बहुत ईमानदारी से काम किया है उन्होंने और समाज को बहुत कंट्रीब्यूट किया है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, मेरा कि सवाल आपको। दिव्या से है व्यक्तिगत। जी क्या जी। दिव्या तो उस मैं सत्यनिष्ठा पर खड़ी उतरेंगी? क्योंकि बहुत आज तक, आशाएं हैं आपसे। जी जी, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि मैंने आज तक जो भी काम किया, आप मेरे पहले का जो रिकॉर्ड है छात्र राजनीति से लेकर के जो भी मैंने थिएटर किया है, उसमें मैं अपना 100% दिया। मैंने कभी भी कोई किसी चीज में इसलिए इन्वॉल्व नहीं हुई कि ये मेरे कम्युनिटी से रिलेटेड है। मुझे लगा कि जो समाज के लिए जरूरी है वही किया। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैं खुद से भी ये एक्सपेक्टेशन करूंगी, जैसे आप लोगों का एक्सपेक्टेशन है उसी तरह से मुझे खुद से भी एक्सपेक्टेशन है कि आज तक जिस दिव्या को लोगों ने देखा है उसी तरह से आने वाले समय में भी दिव्या जो है उसी तरह से अपना काम करे, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो टीचिंग में हो या वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हो। बहुत बढ़िया, शानदार। हमारे जो श्रोता है जो आपको सुन रहे हैं, निश्चित ही वो खुश हुए होंगे, प्रसन्न हुए होंगे। दिव्या ने एक दिलासा तो दी है कि वो खड़ी रहेंगी, अड़ी रहेंगी और लड़ेंगी इस सत्ता से और उन मजबूत इरादों के साथ, ताकि वो कुछ बदलाव ला सके। और निश्चित ही दिव्या ने सामाजिक कार्य किया है, तो बदलाव की परिभाषा इन्होंने वहीं से गढ़ना सीख लिया होगा। खैर, दिव्या को थिएटर ने कितना बदला? एक सवाल और जो जी जी, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है कि थिएटर का क्या रोल है मेरे लाइफ में। तो मैं जब सबसे पहले जब मैं उपन्यास पढ़ती थी, लिटरेचर पढ़ती थी, तो दुनिया को समझने का सबसे पहला जो मेरा इंस्टेंस रहा छात्र राजनीति से पहले का, वो मेरा थिएटर ही रहा। और मैं थिएटर में जो अलग अलग इश्यूज पे हम लोगों ने थिएटर थिएटर किया, ये निर्भया गैंगरेप के ऊपर हम लोगों ने जस्टिस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कमेटी बनी थी, उसको समझाने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में, गांव में, कस्बों में, छोटे छोटे कस्बों में जाकर के, इवन जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटीज में भी जा करके एक एक दिन में मैंने 300 नुक्कड़ नाटक के हमारी टीम ने किया। तो इससे मुझे बहुत मुझे अपने, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मेरी जो समझदारी है वो उससे बहुत डेवलप हुई। और लोगों के बीच में निर्भीक होकर के अपनी बात रखने की जो ताकत है, जो मैं आज भी करती रहती हूँ, उसका थिएटर का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है उसमें। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि ऐसा कहा भी जाता है और माना भी जाता है कि जो महिलाएं अपनी भीतर की शक्ति को पहचान लेती है, निश्चित ही सफलता उनके कदम चूमती है। तो बहुत सही वक्त पे और बहुत ठीक वक्त पे निर्भीकता के साथ और अपनी जिजीविषा के साथ दिव्या ने अपने लक्ष्य को, अपनी शक्ति को पहचाना है। और उम्मीद है कि आने वाला भविष्य भी उनके लिए बहुत चमकदार हो, सुनहरा हो और वो बहुत कुछ देंगी समाज को। लेकिन एक और बड़ा सवाल जो मैं, चूंकि अब हम आगे बढ़ रहे हैं एपिसोड की तरफ, समाप्ति की ओर, लिमिटेड वक्त है आपके पास भी, तो मेरा एक सवाल और भी है कि जिन रूढ़ियों की हम बात करते हैं, जिन जंजीरों की बात करते हैं, जिन सामाजिक कुरीतियों की हम बात कर रहे हैं, लगातार जिस पे काम किया जा रहा है, और सिर्फ आज से नहीं, एज अ यंग प्रोफेशनल सोशल वर्कर के तौर पे भी आपने काम किया है और बहुत क्षेत्रों में गई है। कुछ ऐसे टैबूज हैं जिन पे काम करने की जरूरत है, और एज अ डेवलपमेंटल वर्कर आप विकास से जुड़ी रही हैं, आप सामाजिक समानता से जुड़ी रही हैं, और एक इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश करती रही हैं एज अ यंग प्रोफेशनल सोशल वर्कर के तौर पे। तो ये कहाँ तक आपको सपोर्ट करेगा एक अधिकारी के तौर पे? अब चूंकि आप अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बनी हैं और आपको समाज से जुड़ना है, उनके लिए काम करना है, उनके अधिकारों के लिए मुखर होना है, तो एक सोशल सामाजिक कार्य ने कहाँ तक आपको उस लिंक से जोड़ा है? वो कैसे एक रिसोर्स बनेगा आपके लिए? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितनी आप पढ़ाई करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने अपने लाइफ में कितना कुछ देखा है। मे बी मैं काम करके मैं वो एक्सपीरियंस हासिल की, बहुत लोग उसको जी करके भी हासिल करते हैं। हमारे साथ जो भी लोग यहाँ प्रिपेयर करके आए हैं, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं बहुत फाइनेंशियल दिक्कत से, बहुत सारी परेशानियों से, पितृसत्तात्मक जो रूढ़ियां हैं उनसे लड़ के यहाँ तक पहुंची हैं।
तो बहुत लोग अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। मैंने काम तो करके सीखा है, लोगों के बीच में जाकर के सीखा है। और आने वाले समय में ये चीजें मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी काम जो करते हैं अपने लाइफ में, अगर आप सोशल सेंट्रिक हैं, लोगों को सोच समझ के आप फैसला लेते हैं अपने जिंदगी में, तो आप गलत नहीं जाएंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर मैं काम करूंगा, एज अ टीचर मैं काम करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ईमानदारी से काम करने का जो मुझे जो मेरी जो सोच है वो उसी से आती है कि मैंने जो बैकग्राउंड में मैंने जो काम किया है, चाहे थिएटर हो, छात्र राजनीति हो, या सोशल यंग प्रोफेशनल के रूप में जो काम किया है, उसी से मेरा जो इंस्पिरेशन है कि उसी इतना से का आता विकास हुआ है। बिल्कुल है। ठीक कहा आपने। और जी उम्मीद है और हम ये अपेक्षा करते भी हैं कि दिव्या आगे कुरीतियों से टकराएंगी और मजबूती से लोहा भी लेंगी, अड़ी रहेंगी और समाज में कुछ न कुछ बदलाव का एक एक चेन बनकर उभरेंगी। और उनमें वो मादा दिखता भी है, वो जीविशा जी भी दिखती है कि वो बदलाव ला सकती है और लाएंगी निश्चित तौर पे। कुछ एक जी, सवाल और कि मैं बोलना चाहूंगी इसमें आपको कि अगर आप समाज में बदलाव लाने से पहले आप अपने लाइफ में कितने सोशल आप इंटैक्ट हैं, अपने 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 सोच को लेकर के, अपनी समझदारी को लेकर के, इससे भी आप पब्लिक लाइफ में कैसे परफॉर्म करेंगे वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले कि जो लोग भी अभी पास किए हैं, अभी बहुत सारे घरों में आप सुनेंगे, देखेंगे कि जो सरकारी नौकरी है वो दहेज लेने का एक जरिया बन गया है। कि बिल्कुल ठीक कहा जो आपने। जो जो ये चीजें, अगर आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो गलती आपसे पहले मोमेंट पे ही हो जा रही है, वो आप अपने पर्सनल लाइफ में ही आपने गलत कर दिया। तो अगर हम्म। आप अपने पार्टनर पैसे से चुन रहे हैं, अपने कम्युनिटी और कास्ट के हिसाब से चुन रहे हैं, वहीं पे पद आपकी और ओहदे सबसे, के हिसाब से। हाँ, पद और ओहदे के हिसाब से चुन रहे हैं, कि तो वही गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप अपने पर्सनल लाइफ में इंटैक्ट रहें, और तब जाकर के आप पब्लिक लाइफ में भी उतने ही इंटैक्ट रहेंगे, मुझे ये बहुत आशा है। शानदार। जी बहुत शानदार संदेश दिया है दिव्या ने। और सिर्फ हम दिव्या से उम्मीद नहीं कर सकते, ये भावी पीढ़ी की एक प्रणेता है और निश्चित तौर पे दिव्या वो बदलाव लाएंगी। शायद बदलाव ना भी ला सके तो बदलाव की लहर तो बनेगी। क्या पता इनसे सीखे बहुत सारे जो हमारे युवा छात्र लोग सुन रहे हैं, या अ, हमारी हमारी मिट्टी से जुड़े लोग जो सुन रहे हैं, और सिर्फ मिट्टी ही क्यों, पूरे देश दुनिया से लोग आपको सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं पिछले कई हफ्तों से। तो वो कुछ ना कुछ आपसे सीखे और माहौल में बदलाव आए। बदलाव की ये जो एक परिवर्तन की जो आँच है, उसकी आग उन तक पहुंचे, हम ये अपेक्षा करते हैं। कुछ छात्रों ने सवाल ये किया है कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं और जिन्होंने अभी अभी अपना स्नातक पूरा किया है, तो वो उनके उनके कुछ एक सवाल जो है बहुत भीतर तक गहराई में उतरे हैं कि कैसे कॉन्सेंट्रेट करें। दिव्या ने जो सफलता अर्जित की है वो बड़ी सफलता है, और दिव्या ने कई क्षेत्रों में जीवन के अलग अलग रंगों के साथ वो सफलता अर्जित की है। वही सफलता वो कैसे हासिल करे, क्या कुछ करे, क्या कॉन्सेंट्रेट करे, कहाँ फोकस करे, सफलता के क्या सूत्र हैं दिव्या के, वो साझा करें। देखिए, मैं यही कहूंगी कि जो भी चीज आप अपने जिंदगी में चाहते हैं, ये इसलिए नहीं चाहते हैं कि आप सामाजिक रूप से बहुत ये इसका प्रेस्टीज है, इसलिए आप कोई चीज का प्रिपेयर करें। रियली आप अगर कोई चीज चाहते हैं, मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर आपको वो अमेजोन पे प्राइम पे कुछ सीरीज देखना पसंद है, तो आप एक दिन में पूरा सीरीज देख लेते हैं, राइट? तो उसी हिसाब से अगर आप अपने लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसके लिए समय निकालेंगे। मैं बहुत ये प्रिपरेशन का जो फेज अभी था, 3 साल 4 साल के भीतर मैं अपनी माँ, मेरी माँ नहीं रही, उसके बाद आपने मेरे माँ घर को में, खोया है। हाँ, भैया मेरे कजिन के साथ सुशांत जी, उनके इस तरह की घटना हो केस गई। हुए। तो इमोशनली मुझे मेरे मेरे लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। मैं बहुत बहुत इसको लेकर के काम करना पड़ा। तो अगर आपके अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभी इस कोविड के समय में बहुत अपने अपनों को खोए होंगे, तो लेकिन आपको ये भी, मैं आप लोग भी, मैं मुझे लगता है कि सभी कोई ने वो कहानी पढ़े होंगे वो लोग, कि दुख का अधिकार, कि आपको कितने दिन तक दुखी रहने का अधिकार है, वो डिपेंड करता है कि आपका सोशल स्टेटस क्या है। आपके ऊपर अगर जिम्मेदारी होगी तो आपको खुद खड़ा होना होगा। मेरे ऊपर मेरे बहनों का, मेरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी, तो मैं उसको निभाते हुए अपना प्रिपरेशन की, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे करना है, मुझे अपनी माताजी को ट्रिब्यूट देना है। तो उसी हिसाब से अगर आप
आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहेंगे तो उसके लिए आप समय भी निश्चित ही निकाल वो चीज सकते हैं। मिलती है। और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जो आप पर्सनली भी नहीं, आपके परिवार के लोग भी आपको सपोर्ट करें, वो जरूरी है। क्योंकि बहुत समय क्या होता है, एक पितृसत्तात्मक समाज में सारे जो बोझ हैं, चाइल्ड केयर की, घर की जिम्मेदारियां हैं, सास ससुर की जो जिम्मेदारियां हैं, सब महिलाओं के ऊपर थोप दिया जाता बिल्कुल। है। और जी, वो साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनका बहुत हम्म। सारी ट्रिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके ऊपर रहती है। और साथ में जो उनकी जो एस्पिरेशंस है, उसको पूरा करने का जो सपना है, वो बीपीएससी देती है कि कोई भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं तो आप ये सपना देख सकते हैं बीपीएससी क्वालिफाई करने का। इसलिए मैं जितनी भी जो गृहिणी है, जो घर में काम करती हैं, उनके मन में बीपीएससी करने का सपना बहुत बहुत रहता है। तो मैं उनसे कहना चाहूंगी, उनके बिल्कुल। परिवार वालों से, पार्टनर से, उनके उनके फैमिली मेंबर्स से, कि वर्कलोड शेयर करें, ताकि उनके पास समय मिले पढ़ाई करने के लिए, अपने ताकि वो अपने तैयारी। जिंदगी को तैयारी करने के लिए, या उनकी जो भी हॉबी है, मान लीजिए डांस है, आपने थिएटर की बात की, मैं यहाँ तक पहुंची हूँ क्योंकि मुझे उतना फ्रीडम मिला है अपने लाइफ में कि मैं कुछ भी कर सकूं। कोई मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं करने वाले थे। लेकिन बहुत समय बहुत सारी महिलाओं को ये चीजें, ये फ्रीडम नहीं मिलती है। तो कोई भी इंसान ये विविध जो आप बोलते हैं कि अलग अलग कलर्स लाइफ का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अगर उसके घर वाले, उसके पार्टनर उनका सपोर्ट करें। तो सबसे पहले उनको चेंज होने की जरूरत है, ताकि वो अपने लाइफ में, आप हमेशा देखते होंगे जो महिलाएं बात करेंगी तो लाइफ को दो फेजेस में बात करती हैं। शादी से पहले मुझे ये पसंद था, मैं डांस करती थी, या कोई भी उनका एस्पिरेशंस था, मैं पढ़ने में इतनी तेज थी। लेकिन शादी के बाद उनका लाइफ एकदम अलग हो जाता है। तो प्लीज एक डल। शादी शादी जो है जीवन को वो नीरस बहुत ना बनाए। धीरज नीरस ना बनाए। ये ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, आप दो लोग एक साथ मिल करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी एक दूसरे का हेल्प करें, बहुत जरूरी ताकि है। दोनों एक साथ बढ़ें, एक साथ बढ़ें। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल ठीक कहा दिव्या ने। दिव्या इतनी ऊर्जा से भरी है, इतनी सशक्त हैं, और अब तो सशक्त भी हैं, सशक्त पहले भी थी और सशक्त होने का ये संदेश भी देती रही है अपने तमाम क्षेत्रों के माध्यम, कार्य क्षेत्रों के माध्यम से। दिव्या के जीवन में तमाम रंग भी हैं, जैसा कि इन्होंने चर्चा भी किया कि कलर्स हैं, फुल ऑफ कलर्स हैं, और लाइफ बहुत खूबसूरत है, उसको जीना भी है। अ, दिव्या ने बहुत सारे रंगों को जिया भी है, जी भी रही है, इतनी ऊर्जा से भरी है, इतनी स्पॉन्टेनियस भी है, और एकदम से वो आतुर रहती है, इतनी ऊर्जावान, इतनी उत्साही और इतनी जिजीविषा से भरी हुई महिला। क्या करती हैं सामान्य तौर पे पढ़ाई से इतर और पठन पाठन से इतर, अपने सामान्य जीवन में क्या करती हैं, क्या शौक है उनके? पढ़ाई के अलावा मेरे बहुत सारे शौक हैं। सबसे पहले तो मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद है। मैं जब भी मैं अपने रूम में जाती हूँ तो सबसे पहले मैं रेडियो ऑन करती हूँ। तो रेडियो का रेडियो, वक्त अब भी क्योंकि रेडियो से अभी बहुत कम श्रोता जुड़ पा रहे हैं। जी जी, ये मुझे सिमट रहा है बहुत रेडियो की पसंद दुनिया। है विविध भारती सुनना। मुझे अभी भी पूरा टाइमलाइन याद रहता है कि कितने बजे कौन सा शो आने वाला है। तो मुझे रेडियो सुनना बहुत पसंद है। साथ में फिल्में देखना। अब ये अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स के कारण बहुत सारे वर्ल्ड सिनेमा को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मुझे सिनेमा देखना बहुत पसंद है। जब भी समय मिलता है तो मैं वर्ल्ड सिनेमा में, या अदर देन बॉलीवुड, जो साउथ के सिनेमा है, उसको भी मैं एक्सप्लोर करती हूँ, अलग अलग लैंग्वेज की जो सिनेमा है। तो और मैं भोजपुरी सिनेमा पे भी रिसर्च भी कर रही हूँ। तो ये सब चीजें मुझे पसंद है। मैं और कभी मतलब कभी मुझे, इस माध्यम से दिव्या ये भी संदेश दे रही है छात्र और छात्राओं को कि वो जीवन वो अपने पठन पाठन को और अपनी स्टडी को बहुत बोझ के तौर पे ना ले, प्रेशर ना ले उसका। जी नहीं, कुछ हल्के फुल्के अंदाज में अपने जीवन को भी जिए, ब्यूटीफुल रहें, खुश रहें, और इस तरह से अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। मुझे लगता है दिव्या का ये भी संदेश है कि हल्के माहौल में भी पढ़ाई की जा सकती है, खुश रह के भी किया जा सकता है। जी मतलब बहुत गंभीर गंभीर तरीके से हम ना पढ़े फिर भी पढ़ाई की जा सकती है और सफलता अर्जित की जा सकती है। दिव्या, एक सवाल और, जिस मिट्टी से आप आती हैं, मैं आती हूँ, निसंदेह वहां पे बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिन पे काम करने की जरूरत है। और निश्चित ही आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, रूबरू होंगी उन तमाम मुश्किल हालातों से, आप दो चार भी होंगी, और कठिनाइयां भी आएंगी, दुरूहताएं भी आएंगी। कैसे जूझेंगी आप? क्या आपने खुद को तैयार किया है, अपने मन को तैयार कर लिया है कि आने वाली तमाम समस्याओं से और उसे टकराएंगी और उसे उसे बदलने की कोशिश करेंगी? क्या कुछ तैयारी है? भावी योजनाएं क्या है? मतलब भविष्य की क्या योजनाएं हैं?
मैं यही क्योंकि कहना बदलाव बहुत चाहूंगी। बहुत बड़े लेवल पे बदलाव की जरूरत है हमारे यहाँ। और इस छोटे से बदलाव की बानगी आप बनेंगी तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा हमारे पूरे समाज में। तो हम अपेक्षा भी कर रहे हैं कि दिव्या बदलेंगी कुछ। जी देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी प्रिया जी कि जो भी इंसान जो भी फ़ील्ड में है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई टीचर है, सब कोई अपने-अपने हिसाब से अपने समाज को कंट्रीब्यूट कर रहा है। और उसी हिसाब से एज़ अ ब्यूरोक्रेट को भी लेना चाहिए कि उनका भी एक काम है कि एग्ज़ीक्यूशन का काम है, वो काम वो अपने काम को सही से करें, तो शायद जो बेहतरी की हम परिकल्पना कर रहे हैं अभी, वो बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि हर इंसान अगर अपने-अपने प्रोफ़ेशन में 100% देते हैं और ईमानदारी से देते हैं, सभी की ज़रूरत है। एक समाज को बदलने में एक ब्यूरोक्रेट से जो एक्सपेक्टेशन रखा जाता है, वो मुझे लगता है कि हर तबके के लोगों से एक्सपेक्टेशन है। हमारे समाज से भी हमारा एक्सपेक्टेशन है कि वो जात, बिरादरी और इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ कर से के ऊपर सोचें, उठकर काम करें। ऊपर बिल्कुल, ऊपर उठ करके बिल्कुल। काम करें। तो हर किसी का से हम लोग एक्सपेक्टेशन रखें, और ऑब्वियसली एज अ ब्यूरोक्रेट जो मेरी जिम्मेदारी होंगी, मुझे जो एग्जीक्यूशन का मुझे काम मिलेगा, मैं उसे करती रहूंगी। और साथ में जो मेरा जो अपना प्रोफेशन है, मैं टीचिंग करना चाहती हूँ, वो मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाते रहूं और आने वाले समय में एकेडमिक्स मेरी जारी रहे। तो मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं दोनों कुछ निश्चित लेकर ही, के चलूं। निश्चित, निश्चित आप ज़रूर सफल होंगी और आपकी भावी योजनाएँ जिन योजनाओं को लेकर आप चल रही हैं, उसमें आपको ज़रूर आपके लक्ष्य तक आप पहुँचेंगी। और निश्चित ही ये कहा गया है कि जिस तरह दशरथ मान जी ने एक पहाड़ का सीना चीर दिया था अपने सिर्फ इच्छा शक्ति के बोते, ठीक उसी तरह अगर मन में इच्छा शक्ति हो, तो बहुत से बड़ी कठिनाइयों को भी मापा जा सकता है और उन दुरूहताओं को भी कम किया जा सकता है। हम अपेक्षा करते हैं कि दिव्या ऐसा कर पाएँगी और आगे क्योंकि वो एक नज़ीर हैं समाज के लिए। और सिर्फ दिव्या अपनी बहनों के लिए ही नज़ीर नहीं है, परिवार के लिए नज़ीर नहीं है, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे पूरे भारतवर्ष के लिए एक नज़ीर बने, हम ये अपेक्षा करते हैं। वो एक नई परिवर्तन की जिस लहर को लेकर चल रही हैं, वो लहर एक बड़े महासमुंदर में बदले, हम ये भी उम्मीद करते हैं। और उस समंदर में सभी लोग अपनी कर्तव्यनिष्ठा के साथ अपने काम के साथ और ईमानदारी के साथ जिस पेशे से जुड़े हो उस पेशे को अंजाम दें। शायद दिव्या ने भी यही संदेश दिया है कि जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, अपने काम में ईमानदारी बरतें। तो निश्चित ही हम बदलाव की उस कड़ी को जोड़ सकेंगे आपस में। अंतिम में अब चूंकि समाप्ति है और हम विदा भी ले रहे हैं, इससे पहले युवाओं के लिए क्या संदेश दिव्या की तरफ से? मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगी, जो यूथ हैं, उनको कहना चाहूँगी आप सोशली इंक्लूसिव बने। आप जब भी किसी चीज़ के बारे में निर्णय लें अपने ज़िंदगी में, तो आप अपने अपने पर्सनल चीज़ों से ऊपर होकर के एक स्टैंड पॉइंट लेकर के चलें कि और लोगों का क्या स्टैंड पॉइंट है। तो जाकर के आप शायद अपने जीवन में भी सोशली इंक्लूसिव बनेंगे, और आपके जो आप डिसीजन अपने लाइफ में लेंगे, तो वो ज़्यादा सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा और पर्सनली आपके लिए भी अच्छा होगा। तो मैं बिल्कुल। बस यही कहना चाहूँगी कि आप अपना जो रोल्स आपके जन्म से जो रोल्स दिया गया है, उससे इतर होकर के भी सोचें कि आप बिल्कुल। जिस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, जिस कास्ट में पैदा हुए हैं, जिस जेंडर में आप पैदा हुए हैं, आप मेल हैं या आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो आप अगर उसी हिसाब से सोचेंगे, उसी रूढ़िवादी तरीके से सोचेंगे, तो शायद ही जिंदगी में कभी बदलाव आए, आपके जीवन में भी या समाज में भी। इसीलिए मैं कहूंगी कि आप अपने आप को थोड़ा इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके अपनी सोच, अपने समझदारी से फैसले लें, तो जिंदगी में और बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी और समाज के लिए भी। दिव्या, सवाल उनके लिए भी, उन छात्राओं के लिए भी एक छोटा सा संक्षिप्त कमेंट, इट्स अ क्लोजिंग कमेंट फ्रॉम योर साइड। वैसी छात्राएं, वैसी महिलाएं जो तमाम समस्याओं से जूझ रही हैं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक, बहुत सारी समस्याएं, चूंकि आप वहां से आती हैं और उस धरती से जुड़ी हैं, आप रही हैं, आपका एक्सपोजर है वहां पे, आपको मालूम है वहां किस तरह की संसाधनगत समस्याएं हैं और महिलाओं को खास तौर पे इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो वो महिलाएं, वो छात्राएं, उनके लिए संदेश कि वो कैसे दिव्या की तरह आगे बढ़े, दिव्या की तरह दिव्य रूप में चमके। मैं कहना चाहूंगी कि दिव्या के से बेहतर करें आप अपने लाइफ में। बस मेरे जो जीवन का संघर्ष रहा है, मैंने जो अपने लाइफ में देखा है, उससे मैं बस यही कहना चाहूंगी आप लोगों को कि बिना स्ट्रगल किए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जिंदगी में। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई भी महिला है संघर्ष में ही हम तो सबसे हैं।
आप उस नेगोशिएशन में जाएं। आप बहुत समय जो है आपको चुप कराने की कोशिश होगी, आपको रोकने की कोशिश होगी, आपको शादी करने को लेकर के प्रेशर होगा, बहुत सारी समस्याएं आएंगी इस प्रिपरेशन के दौरान, आपकी जिंदगी के दौरान। तो उससे लड़ने की जरूरत है और उसको लेकर के काउंटर करने की जरूरत है। अगर आप हमेशा अगर महिलाएं चीजों को मुखर बने, जी राइट। जी जी राइट, आवाज मुखर उठाए। बनिए और हमेशा हमेशा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नहीं रहिए। हमेशा हम लोगों को जो सिखाया जाता है बचपन से कि आप लोगों को दूसरों के लिए सोचना चाहिए, नहीं, दूसरों के लिए सोचिए, पहले खुद के लिए सोचिए। अगर आपके लिए कोई चीज अच्छा है तो आप अपने लिए भी डिसीजन लीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी, हर वक्त हम लोगों को समाज में जो हमारी कंडीशनिंग होती है कि आप अपने पिता के लिए सोचिए, आप अपने भाई के लिए सोचिए, आप अपने समाज के लिए सोचिए, आप अपने आप को जो लास्ट में रखती हैं उसको आप फोर फ्रंट पे रखिए। फोर्थ वो फ्रंट पे ज्यादा रखिए। जरूरी है आपके समाज के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। चलिए, दिव्या का संदेश हम उन तमाम छात्राओं तक पहुंच गया होगा। आप मुखर बने, स्वावलंबी बने, आत्मविश्वासी बने, संकल्प भी बने और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, तो निश्चित ही दिव्या से भी आप आगे जा सकते हैं और परचम लहरा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। दिव्या तो मात्र बानगी है कि उन्होंने आपको एक नजीर दी है कि आप आगे बढ़ें और उस सफलता के सिरा को थामे रखें, तो आप आगे बढ़ेंगे और जरूर बढ़ेंगे। और सफलताएं, जिनके मन में दृढ़ संकल्प होता है, वो सफलताएं उनके कदम चूमती है। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। दिव्या की सफलता की भावी तमाम शुभकामनाओं के साथ दिव्या आगे सफल रहें, ईमानदारी से अपने कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने पथ पे आगे अग्रसर हो। इन्हीं तमाम संकल्पनाओं के साथ, शुभेच्छाओं के साथ दिव्या की भावी भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। दिव्या बदलाव की कड़ी बने। और जाते जाते कुछ एक शब्द दिव्या के लिए, कि कहते हैं कि लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो दिव्या ने ये साबित कर दिया है कि जब तक आपको बर्फ नहीं बनना है, हौसला बनाए रखना है, एकदम बनाए रखना है और बने रहिए इसी उम्मीद के साथ कि दिव्या जैसी और भी दिव्याएं पैदा होंगी आने वाले वक्त में, और निसंदेह पैदा होंगी। शुभकामनाओं के साथ दिव्या, आपको बहुत बहुत आभार। आपने इतना वक्त दिया, हमसे अच्छी बातचीत की, अपना संदेश आपने पहुंचाया हमारे छात्र छात्राओं तक, युवाओं तक, और उनके निश्चित ही ये सुखद रहा होगा। बहुत आभार दिव्या, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। थैंक आभार। यू सो मच। थैंक यू।